हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सेरेना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर नए प्रश्न के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ऋग्वेदिक काल पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इनको कह सकते हैं कर रहे हैं। और अब तक हम 47 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के से मैं शुरू करती हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को सुनिए, देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। चलिए, निम्नांकित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ए कृषि, बी यव, सी व्रीहि, डी कपास। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। हालांकि ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कपास जो है वो हड़प्पा काल में उसके प्रमाण मिल गए थे, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख क्यों नहीं है पता नहीं, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए योद्धा, बी पुरोहित, सी शूद्र, डी चांडाल। तो ऑप्शन सी जो है शूद्र, ये सही आंसर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार हमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार हुआ है? दोनों शब्द कितनी बार आए हैं ऋग्वेद में, ये बताना है। तो यहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, सीधा आंसर बताती हूँ। ऑप्शन डी 275 और 170। जन का उल्लेख 275 बार हुआ है और विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ऋग्वेद युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था जिसे हम कह सकते हैं वो विदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी विद्वान, डी यज्ञकर्ता। तो बहुत आसान है ये, आपको पता भी होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, इसको वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है, या संस्कृत आया है तो फिर वही टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित को काल क्रमानुसार कीजिए। बताना है कि पहले कौन आया है उसके बाद में कौन है। ठीक है, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग। तो इसके लिए जो है आपको पहले से पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सभी चीज़ के लिए आपका पहले से पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आप वो अपनी समझ के आधार पे भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई तुक्का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छी तरह याद होगा तो ही कर पाएंगे। तो सही क्रम में अगर हमें इसको लगाना हो तो सबसे पहले आए हैं वेद, उसके बाद आए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आए हैं आरण्यक और उसके लास्ट में जो आए हैं वो है उपनिषद और सबसे अंत में आए हैं वेदांग। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं एक क्रम बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सही क्रम है। तो यहाँ मैं सीधा आपको बताऊँगी, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि सबसे पहले आया पहला ये, उसके बाद आया तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आया दूसरा आरण्यक और उसके बाद आया चौथा उपनिषद और पांचवा वेदांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। देखिए, इधर कुछ नाम दिए हैं, मुंजवंत, गोहन, अघन्या, अयस, और यहाँ उनसे संबंधित कुछ चीज़ें दे दी हैं हमने कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर मैच करना है। तांबे एवं कांसे के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अयस्क। ठीक है, तो डी का जो आंसर है वो फर्स्ट है। ना मारने योग्य क्या है? अघन्य, सी। ठीक है, और अतिथि को भोजन में गोहन दिया जाता था। ठीक,
गाय का मांस खिलाना, अतिथि को भोजन में गाय का मांस खिलाना, ये गोहन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? गोहन कहलाता है, इसको गोहन कहते हैं। हिमालय की चोटी, हिमालय की चोटी कौन सी है? मुंजवत है। क्या है? मुंजवत। ठीक है, तो यहाँ हमने सब देख लिया, मैच कर लिया। अब सीधे ऑप्शन पे जाते हैं, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले का जो है आंसर है वो 4 है, सेकंड का आंसर जो है वो 3rd है, और थर्ड का आंसर जो है वो 2nd है, और डी का आंसर जो है वो 1st है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो ऋग्वैदिक काल में जो है समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से गेस कर लेंगे। मैं अभी आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी का एवं खा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है औरतों को काफ़ी अच्छे अधिकार दिए हुए थे, तो उनकी स्थिति जो है औरतों की वो काफ़ी अच्छी थी। क्वेश्चन 57 में नहीं करा रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। व्याख्यात्मक वर्णन हल का कहाँ मिलता है? पहला हल संबंधी अनुष्ठान, ए गोपद ब्राह्मण में, बी शतपथ ब्राह्मण में, सी ऐत्रेय ब्राह्मण में, डी पंचविश ब्राह्मण में। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार हमें हल संबंधी अनुष्ठान का व्याख्यात्मक वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदांत किसे कहा गया है? ए वेदों को, बी आरण्यकों को, सी ब्राह्मण ग्रंथों को, डी उपनिषदों को। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। वेदांत कहा जाता है उपनिषदों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? ए कठोपनिषद, बी छांदोग्योपनिषद, सी बृहदारण्यकोपनिषद, डी मुंडकोपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। कठोपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ए रुद्र, बी विष्णु, सी प्रजापति, डी पोषण। तो इसका आंसर है सी प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के जो देवता थे, महत्वपूर्ण देवता, वो प्रजापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि पता होगा। ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी छांदोग्योपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। मुंडकोपनिषद को सत्यमेव जयते जो है इसमें से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई? ये इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि किन स्थानों पर की गई। ठीक है, तो जहाँ तक इनका विस्तार था उसके अकॉर्डिंग हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ए सिंधव घाटी के मैदान में, बी आर्यव्रत के मैदान में, सी गंगा के उत्तरी मैदान में, डी मध्य एशिया के मैदान में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, गंगा के उत्तरी मैदान में, क्योंकि वहाँ तक जो है इनका विस्तार वहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है ना, तो वहीं पर इनकी रचना भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में, डी वानप्रस्थ। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। अथर्ववेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? आपको पता होगा बहुत सारे आश्रमों की बात होती है, कौन से आश्रम का उल्लेख नहीं है आप जान जाएंगे अगर आपको पता होगा कि किन आश्रम का उल्लेख मिलता है ना। ए संन्यास, बी ब्रह्मचर्या, सी गृहस्थ, डी वानप्रस्थ। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है संन्यास, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है? अपौरुषीय क्यों कहा जाता है, ये सोचने वाली बात है और इसका आंसर बहुत आसान है। ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। बी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। सी, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा कही गई है इसलिए इसको अपौरुषीय कहा गया है। पुरुष द्वारा करते तो पुरुषीय कहते, अपौरुषीय कहा गया क्योंकि देवताओं जो हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं, पुरुषों से भी उनका ऊपर ऊंचा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है? ए, सैंधव काल में, बी, ऋग्वेदिक काल में, सी, उत्तर वैदिक काल में, डी, महाकाव्य में। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र और राजा दोनों शब्दों का सबसे पहले उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैचिंग आ गई हमारे पास। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर हमें वेद दे दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यहाँ हमें यज्ञकर्ता दे दिए हैं। ऋग्वेद कौन कराता है, यजुर्वेद कौन कराता है, सामवेद कौन कराता है, अथर्ववेद कौन कराता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो फटाफट कर देंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ। उद्गाता जो है वो सामवेद का जो कर्म करवाने वाले थे वो उद्गाता थे। ब्रह्मा जो है अथर्ववेद करवाते थे। अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद करवाते थे और होत्री जो है वो ऋग्वेद करवाते थे। क्या करवाते थे? ऋग्वेद। ठीक है, यज्ञ करता है ये इनके। अब ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। मैं ऐसे ही आपको बता दिया है, अब इसमें हमें ज़्यादा और ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए का जो है, ए का सही आंसर है 4, बी का सही है अधर्वर्यु तीसरा, और सी का सामवेद का सही आंसर है 1 उद्गाता, और अथर्ववेद का सही आंसर है 2 यानी ब्रह्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और मैचिंग आ गई है अब हमारे पास। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। अच्छा, तो इनके लेखक हमें बताने होंगे या इनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति विशेष हों वो बताने होंगे। पतंजलि, गौतम, कणाद या उलोक या कपिल। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ऊपर कोई हेडिंग नहीं दी गई है, तो हमें अपने ही समझ से देखना होता है कि हमें क्या मैच करना होगा। जैसे कि अगर आप देख लें आसानी से, इसमें आप सोच सकते हैं कि पतंजलि जो है वो योग से जुड़े हैं, ये तो बहुत आसान है, तो इसी के आधार पे आप बाकी भी देख सकते हैं। गौतम जो है वो न्याय से जुड़े हैं, वैशेषिक जो है वो कणाद या उलोक से जुड़े हैं, और सांख्य जो है वो कपिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ए का है 4th, बी का है 1, और सी का है 2nd, और डी का है 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? चारों आश्रमों के बारे में सबसे पहले किसने बात की है, इसके बारे में हम बाय ऑप्शन जाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जबालोपनिषद, ऑप्शन बी छांदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी कठोपनिषद। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। जबालोपनिषद में सबसे पहले जो है 4 आश्रमों की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए ऋग्वेदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी सैंधव काल में, डी सूत्र काल में। तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? किस काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ? ए ऋग्वेदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी महाकाव्य काल, डी सूत्र काल। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। षड दर्शन का बीजारोपण हुआ था उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में बताना है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी पंचविश ब्राह्मण, डी गौपद ब्राह्मण।
तो सबसे प्राचीन जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये मैचिंग जो है कुछ ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगी मुझे, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। 10 राजाओं के संग्राम के पश्चात भरतों के राजा सुदास को राजा भेद के नेतृत्व में 3 अनार्य जनजातियों के गठबंधन के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। मतलब और युद्ध करने पड़ा, जो है राजा भेद के नेतृत्व में 3 अनार्य जनजातियों के गठबंधन के विरुद्ध युद्ध था वो, तो युद्ध करना पड़ा। वे 3 जनजातियाँ थीं, वो जो 3 अनार्य जनजातियाँ थीं जिनसे युद्ध करना पड़ा वो कौन सी थी? फर्स्ट अज्र, सेकंड विक्किकात, थर्ड सिगरू, फोर्थ किरात, फिफ्थ यक्षु, सिक्स्थ सम्यू। तो मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट अज, थर्ड सिगरू और फिफ्थ यक्षु, ये 3 वो जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं जिनसे जो है युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, अज, सिगरू, यक्षु। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि इसी में जो है हमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों देखने को मिल रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर या पुरो मतलब दुर्गों का विनाशकर्ता कहा गया है, क्योंकि इंद्र को पुरों का या दुर्गों का विनाशकर्ता क्यों कहा गया है? ए, आर्यों को दुर्गों या प्राचीर युक्त स्थानों में रहने वाले लोगों से युद्ध करना पड़ा। बी, आर्यों को दुर्गों को तोड़ने या विनाश करने के संबंध में निपुणता प्राप्त थी। क्या, एक बार फिर पढ़ती हूँ, आर्यों को दुर्गों को तोड़ने या विनाश करने के संबंध में निपुणता प्राप्त थी। तो ऑप्शन ए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका सही आंसर है। अभी ऑप्शन 2 रह रहे हैं, वो मैंने नहीं पढ़े आपके लिए, लेकिन उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यहीं से जो है पता चल रहा है कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आर्यों और दुर्गों का प्राचीन युक्त स्थानों में रहने वाले लोगों से युद्ध करना पड़ा, इसलिए जो है उनको पुरंदर या पुरो का विनाशकर्ता कहा गया। किसको कहा गया? इंद्र को कहा गया, पुरो या पुरंदर का विनाशकर्ता। चलिए मैं दिखा ज़रूर देती हूँ कि 2 ऑप्शन और क्या थे। ये हैं वो 2 ऑप्शन। आर्यों ने प्राचीरों के निर्माण या किलेबंदी की तकनीक विकसित की थी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन जो है अपने आप में एलिमिनेट हो रहे हैं। आंसर सही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज यहाँ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अच्छे कमेंट भी कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से और आपके कमेंट से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।